अस्सलाम वालेकुम। इंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट। आज हम इस कोर्स का 50वां लेक्चर शुरू करेंगे। आज के लेक्चर के लिए हम लास्ट लेक्चर वाली एग्जांपल को यूज़ करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने स्टूडेंट्स को ऐड करने का तरीका सीखा था। आज हम उन्हीं स्टूडेंट्स को व्यू करने का तरीका सीखेंगे। इसके अलावा टैग हेल्पर्स भी पढ़ेंगे। टैग हेल्पर्स बेसिकली सर्वर साइड कोड होता है जो कि HTML क्रिएट करने में हमारी हेल्प करता है। आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि टैग हेल्पर्स किस तरह से हमारी हेल्प करता है, उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो इसके लिए अब हम विजुअल स्टूडियो के अंदर लास्ट लेक्चर वाली एग्जांपल को ओपन कर लेते हैं और उसी को अपडेट करते हैं। ये मेरे पास लास्ट लेक्चर वाली एग्जांपल है जिसके अंदर हमने स्टूडेंट्स को ऐड करना सीखा था। अब हम इसी को मॉडिफाई करेंगे और सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि टैग हेल्पर्स किस तरह से यूज़ किए जाते हैं। टैग हेल्पर्स को यूज़ करने से पहले हमें उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा और उसके लिए मुझे व्यूज़ के फोल्डर में एक नई फाइल बनानी पड़ेगी। ऐड न्यू व्यू हम ऐड करेंगे और इसका हम नाम रखेंगे अंडरस्कोर व्यू इंपोर्ट्स। तो मैं यहाँ पे इंडेक्स की जगह कर देता हूँ अंडरस्कोर व्यू इंपोर्ट्स। ठीक है, ऐड कर दें। इसमें से इसका डिफ़ॉल्ट कोड रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे हम ऐड करेंगे ऐड टैग हेल्पर्स। फिर कौन कौन से हेल्प करने हैं, सारे करने हैं तो स्टैटिक कॉमे के बाद असेंबली नेम आ जाएगा। ठीक है, जहाँ से हमने टैग हेल्पर्स यूज़ करने हैं। तो इस तरह से मुझे इस फाइल को क्रिएट करना पड़ा है, व्यू इंपोर्ट्स की फ़ाइल को। और इसके अंदर मैंने बता दिया कि इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐड टैग हेल्पर्स स्टैटिक तमाम टैग हेल्पर्स को यूज़ कर लें और किस असेंबली में से हमने गेट करने हैं। अब हम स्टूडेंट्स फॉर्म के ऊपर आ जाते हैं जहाँ पे हमने एक्चुअल यूज़ करने हैं। जैसे कि मैंने स्लाइड में डिस्कस किया, टैग हेल्पर्स हमारी हेल्प करते हैं HTML क्रिएट करने में। अब वो किस तरह से हेल्प करते हैं, अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम ASP4 टैग हेल्पर को सीखेंगे। ASP4 टैग हेल्पर हम लेबल और इनपुट फील्ड के लिए यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे ये काम करता हूँ कि जो HTML मैन्युअली मैंने ऐड की हुई थी इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इसकी जगह पर हम ASP4 का टैग हेल्पर यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ASP4 और ये लेबल किस फील्ड के लिए था, नेम की फील्ड के लिए। इसी तरह से यहाँ पे भी आ जाएगा ASP4 टैग हेल्पर है। ठीक है, और ये इनपुट फील्ड किसके लिए है, नेम की फील्ड के लिए। अभी यहाँ पे एरर आ रहा है। इस एरर को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर इस व्यू की टाइप भी बताएंगे और उसके लिए मैं सबसे पहले नेम स्पेस इंक्लूड कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे मॉडल और उसके बाद स्टूडेंट। इस बात का ख्याल रखें, यहाँ पे जो हम मॉडल लिख रहे हैं हम कैपिटल M से नहीं स्टार्ट करें, हम स्मॉल M से स्टार्ट करें। ये हमने क्यों ऐड किया है, इसका मतलब ये है कि अब ये जो व्यू है स्टूडेंट फॉर्म का व्यू, हम ये बता रहे हैं कि स्टूडेंट फॉर्म के व्यू में हम स्टूडेंट टाइप के डाटा को यूज़र से एज अ इनपुट गेट करेंगे। तो बेसिकली ये स्ट्रॉन्गली टाइप व्यू में कन्वर्ट हो गया जिसके अंदर हम इस व्यू की टाइप बता रहे हैं कि इस व्यू के अंदर जो डाटा आएगा वो स्टूडेंट टाइप का आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एरर भी रिमूव हो गया है। इसी तरह से मैं एज के लिए भी यूज़ करता हूँ ASP4 का टैग हेल्पर। ठीक है, देखिए एज यहाँ पर आ गई है और इनपुट फील्ड के लिए भी मैं यहाँ पर टैग हेल्पर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम प्लेन HTML की जगह पर टैग हेल्पर ही क्यों यूज़ कर रहे हैं। इसको भी हम थोड़ी देर में देख लेते हैं कि इसका क्या फ़ायदा है। ASP4, ठीक है, CGPA और इसी तरह से यहाँ पे भी आ जाएगा ASP4 और सेमेस्टर। ठीक है, और यहाँ से भी हम रिमूव करके आ जाएगा ASP4 सेमेस्टर। तो बेसिकली मैंने तमाम इनपुट फील्ड्स के लिए ASP4 का टैग हेल्पर यूज़ कर लिया है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए स्टार्ट विदाउट डिबगिंग को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम स्टूडेंट के फॉर्म को लोड कर लेते हैं। आउटपुट आपके पास सिमिलर है जो कि मैनुअल HTML केस में भी होती है, लेकिन अगर आप इसकी HTML देखें और उसको देखने के लिए व्यू पे सोर्स को सिलेक्ट करें तो यहाँ पे देखें HTML थोड़ी सी डिफरेंट जनरेट हुई है। वो क्यों डिफरेंट जनरेट हुई है, नेम के लिए तो सिमिलर जनरेट हुई है लेकिन एज के लिए इसने टाइप नंबर यूज़ किया है। ठीक है, टाइप नंबर क्यों यूज़ किया है, क्योंकि एज की फील्ड स्टूडेंट की क्लास में हमने एज ए इंटीजर डिफाइन की थी और टैग हेल्पर ने उसके मुताबिक HTML जनरेट किया है। इसके अलावा वैलिडेशन के लिए भी कुछ HTML ऐड कर दी है। इसको हम आने वाले लेक्चर में सीख लेंगे जब हम वैलिडेशन पढ़ेंगे। ठीक है, CGP के लिए भी इसने HTML जनरेट किया और उसके अंदर भी वैलिडेशन ऐड कर दी है। ठीक है,
और इसी तरह से सेमेस्टर के लिए भी HTML जनरेट करती है। यहाँ पे मैं एक चीज़ दोबारा रिपीट कर दूँ कि आपके पास ये जो HTML नज़र आ रही है, ये HTML टैग हेल्पर्स ने जनरेट की है। टैग हेल्पर्स बेसिकली सर्वर साइड कोड होता है, और जब भी क्लाइंट एंड पर आपके पास पेज पहुँचता है तो क्लाइंट एंड पे पहुँचने से पहले पहले सर्वर साइड कोड को HTML में कन्वर्ट होना होता है। तो अभी तक हमने ये सीख लिया है कि टैग हेल्पर्स में ASP4 के टैग हेल्पर को जब हम यूज़ करते हैं तो वो हमारी हेल्प करता है HTML क्रिएट करने में, और ये HTML आपके सामने अब नज़र भी आ रही है। तो टैग हेल्पर्स का फ़ायदा क्या हुआ कि इसने आपके लिए ऑटोमेटिक HTML जनरेट कर दिया, और एक ऐसी HTML जनरेट किया जिसके अंदर गलती का चांस भी नहीं है। वो इस तरह से नहीं है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था CGPA की फील्ड में, जब हम यहाँ पे CGPA में नेम में CGPA 1 कर रहे थे तो हमारे पास सर्वर एंड पे कंट्रोल में डाटा गेट नहीं हो रहा था। वो क्यों नहीं गेट हो रहा था? क्योंकि ये जो नाम हम यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं ये सेम होने चाहिए जो हम कंट्रोलर की क्लास में करते हैं, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने वहाँ पे CGPA 1 कर दिया था, यहाँ पे नाम CGPA था, तो हमारे पास यहाँ पे डाटा गेट नहीं हो रहा था। लेकिन आज के लेक्चर के लिए ये जो नेम की फील्ड्स हैं, चाहे CGPA के लिए हो, एज के लिए हो, या नेम या सेमेस्टर के लिए हो, ये टैग हेल्पर्स के थ्रू जनरेट हो रही है। तो अब अगर आपके पास यहाँ पर गलती का चांस बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको डिबग मोड में प्रोग्राम को रन करूँ, अगर यहाँ पे हम डिबग पॉइंट लगा लेते हैं, स्टार्ट डिबगिंग करते हैं और डाटा एंटर करूँ, तो आपके पास अब डाटा यहाँ पर कंट्रोलर में गेट हो जाएगा, ठीक है। नेम में A ऐड कर देता हूँ, एज में 1 कर देता हूँ, CGPA में 2 कर देता हूँ, सेमेस्टर में B कर देता हूँ, ठीक है। एड टू सेव पे क्लिक करता हूँ तो देखिए नेम में मेरे पास A आ गया है, एज के अंदर मेरे पास 1 आ रहा है, CGPA में मेरे पास 2 आ रहा है, और सेमेस्टर में मेरे पास B रिटर्न हो रहा है, ठीक है। मैं अब एक और काम कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं अलग अलग नेम, एज, CGPA और सेमेस्टर गेट करने के बजाय यहाँ पे मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट ही रिसीव कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके लिए फिर मुझे यहाँ पे पहले नेम स्पेस इंक्लूड करनी पड़ेगी यूजिंग लेक्चर 48 मॉडल्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं करता हूँ स्टूडेंट S, और यहाँ पे मैं डिबग पॉइंट लगाया हुआ है, ठीक है। अब मैं दोबारा से रन करता हूँ। नेम में A ऐड कर देता हूँ, एज में 1 ऐड कर देता हूँ, CGPA 2 ऐड कर दिया है, और सेमेस्टर B ऐड कर दिया है। सेव पे क्लिक करो तो यहाँ पे देखें जो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है ये ऑटोमेटिक इसके अंदर एज इक्वल टू 1, CGPA 2, नेम A और सेमेस्टर B आ गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम ये काम करते हैं, जो डाटा हम यूज़र से गेट कर रहे हैं उसको अब हमने सेव भी करना है। और आज के लेक्चर के लिए मैं डेटाबेस का यूज़ नहीं करूँगा। आज के लेक्चर में मुझे इन मेमोरी ही डाटा सेव करना है, तो उसके लिए मैं एक स्टैटिक लिस्ट बनाऊँगा, और उसके लिए मैं सबसे पहले मॉडल्स की क्लास में एक न्यू क्लास ऐड कर लेते हैं, और इसको नाम दे देते हैं स्टूडेंट रिपोजिटरी, ठीक है। क्लास के अंदर मैं यहाँ पर एक लिस्ट बना लेता हूँ, पब्लिक स्टैटिक लिस्ट, और किस टाइप की लिस्ट बनानी है? स्टूडेंट टाइप की, ठीक है। इक्वल टू न्यू स्टूडेंट्स इक्वल टू न्यू लिस्ट, ठीक है। लिस्ट बनाने के साथ साथ मैं एक स्टैटिक मेथड भी बना लेता हूँ, पब्लिक वाइड ऐड स्टूडेंट के नाम का, ठीक है। और ये मेथड जो है स्टूडेंट टाइप की डाटा को एज इनपुट रिसीव करेगा और इस लिस्ट के अंदर ऐड कर देगा। अब ये मैंने ऐड स्टूडेंट का मेथड क्रिएट किया है, ये मुझे कहाँ पे कॉल करना है? ये मुझे कंट्रोलर के अंदर कॉल करना है। तो मैं कंट्रोलर के क्लास में आ जाता हूँ, यहाँ पर आके रिटर्न व्यू से पहले मेथड को कॉल कर लेते हैं, ऐड स्टूडेंट के मेथड को, और इसमें एस एम सेंड कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि अभी तक यूज़र से जो डाटा रिसीव हो रहा था उसको ऐड स्टूडेंट के मेथड को यूज़ करते हुए एक स्टैटिक लिस्ट के अंदर ऐड कर लिया है। यहाँ पे हम डेटाबेस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हम मेमोरी के अंदर ही सेव करेंगे, तो इसलिए मैंने स्टैटिक लिस्ट क्रिएट की है। डाटा सेव हो गया, अब मुझे इस डाटा को डिस्प्ले करना है। तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ कि जैसे यूज़र डाटा ऐड करे,
ऐड करने के बाद वो एक न्यू व्यू के ऊपर चला जाए जहाँ पर जो यूज़र ने अभी डाटा ऐड किया वो उसको नज़र आ रहा हो। तो हम एक थैंक्स का पेज बनाते हैं जो कि यूज़र को शो होगा ऐड करने के बाद। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ व्यूज़ के अंदर, स्टूडेंट के अंदर, और एक न्यू व्यू ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, थैंक्स डॉट सी एस एच टी एम एल। इसकी डिफ़ॉल्ट एच टी एम एल हम रिमूव कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे भी मुझे कुछ बेसिक कोड ऐड करना है, जैसे एच टी एम एल। ठीक है, फिर इसका एक हेड ऐड करेंगे और उसके बाद फिर मैं एक बॉडी ऐड करता हूँ। ठीक है, तो क्यों ना मैं एक लेआउट पेज बना लूँ। लेआउट पेज हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो हम यहाँ पे एक लेआउट पेज बनाने के लिए व्यूज़ के फोल्डर में एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं जिसका नाम होगा शेयर्ड। ठीक है, शेयर्ड के अंदर मैं ऐड करता हूँ लेआउट पेज, ऐड न्यू व्यू। ठीक है, और यहाँ पे हम सर्च करते हैं लेआउट। ठीक है, रेजर लेआउट को सिलेक्ट कर लें, ऐड पे क्लिक कर दें। ठीक है, अच्छा, डिफ़ॉल्ट कोड इसने अब लिख दिया है। हम ये करते हैं कि ये जो मेरा अपना वाला कोड है हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, इसके डिफ़ॉल्ट को रिमूव कर देते हैं और ये ऐड कर लेते हैं। ठीक है, बॉडी में हम एक डिफ ऐड करते हैं और डिफ के अंदर हम @ रेंडर बॉडी लिखेंगे जहाँ पर चाइल्ड पेज मर्ज होता है। ठीक है, और इसके ऊपर हम एक हेडिंग ऐड कर देते हैं H3 और इस पर लिख देते हैं वेलकम टू स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, और ये एक लेआउट पेज मेरा कंप्लीट हो गया। अब इस लेआउट पेज को मैंने यूज़ करना है थैंक्स के पेज के अंदर, तो मैं यहाँ पर @ और यहाँ पे हम लिखते हैं लेआउट इक्वल टू, लेआउट पेज कहाँ पे पड़ा हुआ है, व्यूज़ में, फिर शेयर्ड में, और उसके बाद अंडरस्कोर लेआउट। ठीक है, लेआउट डॉट सी एस एच टी एम एल। ठीक है, इसके साथ साथ अब मुझे वो डाटा भी इस पेज के अंदर शो करना है जो कि यूज़र ने अभी एंटर किया। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले एक पैराग्राफ एंटर करता हूँ और लिखता हूँ यू एंटर्ड फॉलोइंग डिटेल्स। ठीक है, और उसके बाद फिर एक पैराग्राफ के अंदर मैं @model डॉट, अच्छा मैं भी इसको भी स्ट्रॉन्गली टाइप व्यू में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो उसके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ मॉडल इक्वल टू, ठीक है, स्टूडेंट आ जाएगा ताकि मेरे पास यहाँ पर गलती कोई ना हो। नेम, ठीक है, नेम शो कर दिया है। इसको मैं दोबारा कॉपी कर लेता हूँ। नेम के बाद लिख देते हैं एज और उसके बाद लिख देते हैं CGPA और उसके बाद सेमेस्टर। ठीक है, तो मैंने थैंक्स का व्यू कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर मुझे कब पहुँचना है, जब यूज़र ऐड स्टूडेंट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर ले। तो मैं कंट्रोलर में आता हूँ, यहाँ पे अब मुझे स्टूडेंट फॉर्म में यहाँ पे कौन सा व्यू रिटर्न करना होगा, थैंक्स का। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें मेरे पास कंस्ट्रक्टर जो है सेकंड कंस्ट्रक्टर में, थर्ड में, फोर्थ कंस्ट्रक्टर देखें तो व्यू नेम आ रहा है एज अ फर्स्ट पैरामीटर और सेकंड पैरामीटर में हम मॉडल ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर मैं भेज दूंगा थैंक्स। ठीक है, और सेकंड पैरामीटर में S। तो जब यूज़र ऐड के ऑप्शन सेव स्टूडेंट के ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा, हमारा स्टूडेंट्स लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। लिस्ट में ऐड होने के साथ साथ हम थैंक्स के व्यू में चले जाएंगे। थैंक्स के व्यू के अंदर यूज़र को इंफॉर्मेशन नज़र आ जाएगी। एक और काम करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं, एक ऑप्शन देते हैं जहाँ पर यूज़र जब क्लिक करे तो उसको सारे स्टूडेंट्स नज़र आ रहे हैं जो उसने अभी तक ऐड किए हुए हैं। तो अब मैं लिखता हूँ क्लिक ए। ठीक है, और यहाँ पे अब हम ASP एक्शन का टैग यूज़ करेंगे। एक्शन के बाद कहाँ पे जाए, वो लिस्ट स्टूडेंट्स के पेज पे चला जाए और लिस्ट स्टूडेंट्स का पेज अभी हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हेयर टू व्यू ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक ऐड कर लिया, क्लिक हेयर टू व्यू ऑल स्टूडेंट्स, और जब क्लिक करेगा तो लिस्ट स्टूडेंट के पेज पे चला जाएगा। तो हम स्टूडेंट्स के अंदर
एक न्यू व्यू बना लेते हैं। व्यू पे क्लिक करें, एम्प्टी व्यू, और इसका नाम हम दे देते हैं लिस्ट स्टूडेंट्स। ठीक है, इसका डिफ़ॉल्ट कोड भी रिमूव कर देते हैं और इसके अंदर भी हम लेआउट पेज को इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, और एक और काम करते हैं, यहाँ पे अब मेरे पास मॉडल जो होगा किस टाइप का होगा, लिस्ट टाइप का होगा। और लिस्ट किस टाइप की होगी, स्टूडेंट टाइप की, तो ये मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, और इसके साथ साथ मुझे क्या ऐड करना है, अब मुझे तमाम स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन को शो करना है। तो इसका मतलब मेरे पास लिस्ट स्टूडेंट के पेज के अंदर तमाम स्टूडेंट्स को शो करने के लिए मुझे कोड को ऐड करना है। तो इसके लिए मैं अब यहाँ पे एक टेबल को ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, HTML टेबल को, और टेबल के अंदर मैं हेडिंग ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, हेडिंग के अंदर मैं फिर कॉलम्स ऐड करता हूँ, और उससे पहले मुझे एक रो भी ऐड करनी है। ठीक है, और ये पहला कॉलम नेम के लिए हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह से एक एज के लिए बनेगा, एक सेमेस्टर के लिए, एक CGPA के लिए। यहाँ पे एज आ जाएगा, यहाँ पे आ जाता है CGPA, और यहाँ पे हम लिख देते हैं सेमेस्टर। ठीक है, एक और काम करता हूँ, टेबल का मैं बॉर्डर भी ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, हेडिंग ऐड हो गई है। हेडिंग ऐड होने के बाद अब हम टेबल की बॉडी ऐड करेंगे। टेबल की बॉडी में मुझे तमाम स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन को शो करना है जो कि लिस्ट के अंदर पड़े होंगे। तो मैं यहाँ पे एक फॉर ईच का लूप ऐड करता हूँ, फॉर ईच। ठीक है, किस तरह का डेटा उठाना है, स्टूडेंट टाइप का होगा डेटा मेरे पास, एस इन मॉडल, और लूप के अंदर फिर मुझे एक रो बनानी है टेबल की। तो यहाँ पर मैं अब रो बना लेता हूँ। ठीक है, इसको कॉपी करता हूँ, नेम के लिए, फिर एज के लिए CGPA सेमेस्टर। यहाँ पे हम लिखते हैं @s डॉट नेम आ जाएगा। ठीक है, @s डॉट एज आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद @s डॉट CGPA, और उसके बाद @s डॉट सेमेस्टर। ठीक है, तो मैंने एक फॉर लूप ऐड कर लिया है, जो कि फॉर ईच लूप ऐड किया, जो कि मेरे पास स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन को शो करेगा जितने भी स्टूडेंट्स लिस्ट में होंगे। अब हम इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ तो हम भूल ही गए हैं, यहाँ पे डाटा किस तरह से आएगा, हम इस व्यू पे कैसे पहुँचेंगे। इसके लिए मुझे कंट्रोलर के अंदर भी लिस्ट स्टूडेंट के नाम का एक एक्शन मेथड डिफाइन करना है। तो मैं स्टूडेंट कंट्रोलर को ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर पब्लिक व्यू रिज़ल्ट, ठीक है, लिस्ट स्टूडेंट्स। ठीक है, एक्शन मेथड बनाते हैं, और यहाँ से हम रिटर्न करते हैं व्यू को, और व्यू में हमने डाटा भी सेंड करना है। तो स्टूडेंट रिपोजिटरी डॉट स्टूडेंट्स, यहाँ से हम डाटा भी सेंड कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको सेव करें। सेव करने के बाद अब हम रन करते हैं। यहाँ पे मैं स्टूडेंट के फॉर्म को ओपन कर लेता हूँ, नेम एंटर करता हूँ। ठीक है, फर्ज करें ASD, एज 1 2, CGPA 3, सेमेस्टर 3rd। सेव पे क्लिक करें। ठीक है, तो देखिए अब आपके पास थैंक्स का पेज ओपन हो गया, और वेलकम टू स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम ये आपके पास लेआउट पेज में से आ रहा है। यू एंटर्ड फॉलोइंग डिटेल्स, जो मैंने डिटेल्स अभी एंटर की थी वो यहाँ पे आपके पास नज़र आ रही है। और क्लिक हेयर टू व्यू ऑल स्टूडेंट्स, अगर आप इस पर राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स करें तो ये देखें, ये HTML कोड लेआउट पेज में से है, ये आपके पास थैंक्स के पेज में से है, और बाकी भी HTML पेज में से, लेआउट पेज में से है। ASP एक्शन का हमने हेल्पर टैग यूज़ किया था, उसने क्या कोड जनरेट किया, href लिंक जनरेट कर दिया स्टूडेंट कंट्रोलर, और उसके बाद लिस्ट स्टूडेंट के व्यू पे के लिए। ठीक है, अब आप इस पर क्लिक करें तो लिस्ट में से डाटा रीड होकर आपके पास यहाँ पे नज़र आ रहा है। हम एक और काम करते हैं, बैक जाते हैं। अब हम एक नया स्टूडेंट ऐड करते हैं, QW फर्स्ट करें, एज 22 ऐड कर देते हैं, CGPA 4 ऐड कर देते हैं, सेमेस्टर 6 ऐड कर देते हैं। सेव पे क्लिक करें, और क्लिक हेयर पे दोबारा क्लिक करें तो देखें अब आपका दूसरा स्टूडेंट भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले टैग हेल्पर सीखे हैं, उसके बाद हमने ये देखा है लेआउट पेज कैसे क्रिएट करना है, और उसके बाद हमने तमाम स्टूडेंट्स को एक टेबल की फॉर्म में यूज़र को शो किया है।